नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस लगातार केजरीवाल को एक्सपोज करने की बात कर रही है। कल राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी और केजरीवाल एक के बाद एक झूठे वादे और प्रचार करते हैं, वही स्ट्रेटेजी केजरीवाल की भी है, कोई फर्क नहीं है। राहुल ने कहा था कि केजरीवाल भी रिजर्वेशन और जातिगत जनगणना पर नहीं बोलेंगे। अब कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें केजरीवाल कहते हुए सुने जा सकते हैं कि हमारा ये मानना है कि रिजर्वेशन एक बार किसी को मिल जाए तो फिर दोबारा नहीं मिलना चाहिए, और कहते हैं कि अगर कोई आर्थिक रूप से ठीक हो जाता है तो उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस ने लिखा है कि खुद केजरीवाल को आरक्षण पर जरूर सुना जाए। अब समझ आया रिजर्वेशन की 50% सीमा हटाने और जातिगत जनगणना पर क्यों चुप रहते हैं। मन में आरक्षण का विरोध जो छुपा है। केजरीवाल का यह वीडियो कांग्रेस पार्टी के नेता भी ट्वीट कर रहे हैं और केजरीवाल को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं। अगर ये नैरेटिव सेट होता है तो केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं। कांग्रेस नेता लगातार केजरीवाल और आपके नेताओं के पिछड़ों और दलितों के खिलाफ दिए गए बयानों को सामने ला रहे हैं। अब कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने दिल्ली की सीएम आतिशी को एक बयान का स्क्रीनशॉट ट्वीट किया है जिसमें आतिशी ने कहा है कि जिन्हें आरक्षण मिल गया है उन्हें अगली पीढ़ी में लाइन के अंत में खड़ा किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रिया सुले ने लिखा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री आतिशी जी का आरक्षण पर ये मत। अरविंद केजरीवाल ने कल राहुल गांधी पर कहा था कि आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश को बचाने की है। इसके बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा है कि देश की चिंता बाद में करना, अभी नई दिल्ली की सीट बचा लो। इसके बाद फिर केजरीवाल ने रीट्वीट कर लिखा है, क्या बात है, मैंने राहुल गांधी पर एक ही लाइन बोली और जवाब बीजेपी वालों से आ रहा है। बीजेपी को देखिए कितनी तकलीफ हो रही है। शायद दिल्ली का ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच सालों से पर्दे के पीछे चल रही जुगलबंदी पर से पर्दा हटा देगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर टाइम्स नाउ जेवीसी ने सर्वे किया। सर्वे में सीटें जो बताई गई, हालांकि उसके बाद किंतु परंतु भी काफी जोड़े गए। सर्वे के मुताबिक अगर भाजपा महिला वोटर्स और मुफ्त के वादे आप पार्टी की तरह ही करती है तो उसका मुकाबला टक्कर का होगा और भाजपा की जीत की संभावना भी है। और भाजपा अगर मुफ्त और लाडली बहना जैसी स्कीम लाती है तो दिल्ली में मुकाबला बेहद करीब हो जाएगा। लेकिन अगर भाजपा महिला वोटर्स और मुफ्त के वादे केजरीवाल की तरह नहीं देती है तो आप आसानी से दिल्ली चुनाव जीत सकती है। इस परिस्थिति में आपको महिला और पुरुष वोटर से करीब 51% से अधिक वोट मिलेंगे, वहीं भाजपा को 40% से अधिक वोट मिलेंगे और कांग्रेस को करीब 7% और अन्य को 1.54% वोट मिल सकते हैं। सीटों की बात करें तो आपको 56 से 60 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस का खाता खुलने की संभावना भी नहीं बताई गई है। टाइम्स नाउ जेवीसी सर्वे के मुताबिक अगर कांग्रेस का रेवड़ी कार्ड जनता में ज्यादा प्रचारित हो जाता है तो आपको 44.74% और भाजपा को 46.16% वोट मिलेंगे। कांग्रेस को 7.5% वोट मिलने की संभावना है। ऐसी स्थिति में आप हार सकती है और भाजपा की जीत की संभावना बढ़ सकती है। इस परिस्थिति में आपको 27 से 33 सीटें, भाजपा को 37 से 41 सीटें और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के हाथ में कुछ आ सकता है। दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। चुनाव प्रचार में पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार के सरकारी वाहन के इस्तेमाल को लेकर आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। चुनाव आयोग की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली के गोविंदपुरी पुलिस थाने में दिल्ली पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा अपने चुनावी कार्यालय के लिए सरकारी वाहन का उपयोग करने पर यह एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा है, इनके नेता खुलेआम पैसे बांटते हैं, साड़ी, कंबल, सोने की चैन आदि बांटते हैं, फर्जी वोट बनवाते हैं, फिर भी एक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी जी के खिलाफ तुरंत एफआईआर हो जाती है। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही है। इस सड़े गले सिस्टम को जनता के साथ मिलकर बदलना है, मिलकर साफ करना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों उसी सड़े गले सिस्टम का हिस्सा हैं। पीएम मोदी की मुलाकातें और मिलने के तरीके और बात की चीजों के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को पीएम मोदी का दोस्त कहा जाने लगा। लेकिन अब उनके दोस्त ने ही बवाल कटा दिया है। मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि 2024 का साल
दुनिया के लिए उथल पुथल भरा रहा और कोविड के बाद हुए चुनाव में भारत सहित विश्व में कई देशों की सरकार गिर गई। उन्होंने कहा कि 2024 एक बड़ा चुनावी साल था। भारत समेत इन सभी देशों में चुनाव थे, लगभग सभी सत्ताधारी चुनाव हार गए। वैश्विक स्तर पर कुछ ना कुछ हुआ है, वो चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी हो या फिर कोरोना से निपटना, इसका विश्व स्तर पर असर देखने को मिला। इससे सत्ताधारी पार्टियों को लेकर लोगों में विश्वास की कमी हुई है। बता दें, बीजेपी को बहुमत तो नहीं मिला था, लेकिन एनडीए ने मिलकर सरकार बनाई। रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मार्क जुकरबर्ग के बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत में 2024 के चुनाव में 64 करोड़ लोग शामिल हुए। देश के लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए पर भरोसा किया। जुकरबर्ग का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है, उन्हें तथ्यों और विश्वसनीयता को कायम रखना चाहिए। वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड के समय 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन, 220 करोड़ मुफ्त वैक्सीन दी, दुनिया भर के देशों को सहायता दी, भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की निर्णायक जीत सुशासन और जनता के विश्वास का प्रमाण है। मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने एक और बात कही। उनके एक बयान ने दुनिया भर के लाखों यूजर्स के बीच चिंता पैदा कर दी है। जुकरबर्ग ने कहा कि व्हाट्सएप का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यूजर्स की प्राइवेसी की रक्षा करता है, लेकिन अगर किसी सरकारी एजेंसी को डिवाइस तक पहुंच मिल जाती है तो वो उसमें स्टोर चैट्स को पढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी डिवाइस में पेगासस जैसे स्पाईवेयर इंस्टॉल हो तो एजेंसियां उसके कंटेंट तक पहुंच सकती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि खतरों को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप ने डिसअपीयरिंग मैसेज फीचर शामिल किया है, जो चैट्स को एक तय समय के बाद ऑटोमेटिकली डिवाइस से डिलीट कर देता है। बता दें, जुकरबर्ग के इस बयान के बाद यूजर्स की चिंताएं बढ़ गई हैं। बता दें, भारत में पेगासस का मामला भी आया था और दूसरे तरीके से भी शंकाएं पैदा होती रहती हैं। बिहार में सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले लालू ने कहा था कि नीतीश के दरवाजे खुले हुए हैं, वो आ जाएं। इसके बाद माहौल गर्मा गया। इसके बाद नीतीश ने कहा था कि वो जाने की गलती नहीं करेंगे, जिसके बाद शंकाएं बंद तो नहीं हुई, लेकिन हल्की सी थम सी गई थी। और अब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद फिर से हलचल पैदा हो गई है। रोहिणी आचार्य ने लालू यादव के नीतीश के महागठबंधन में शामिल होने को लेकर कहा है, पापा जो कहते हैं वो सच होता है। इसके बाद बिहार की सियासत ने उबाल मारना शुरू कर दिया। बता दें, बिहार की सियासत में मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज का खासा महत्व है। सियासी गलियारों में अक्सर मकर संक्रांति पर आयोजित दही चूड़ा भोज पर सबकी नजरें टिकी होती हैं कि कहीं कुछ खेला तो नहीं होने वाला है। इस बार भी पटना में राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की ओर से दही चूड़ा भोज का आयोजन है। मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज में सीएम नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया है या नहीं, इसे लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश जा भी सकते हैं। बीजेपी नेता और मोदी सरकार में मंत्री रहे संजीव बालियान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पुलिस के रवैये की शिकायत की है। सीएम योगी को लिखे पत्र में बीजेपी नेता ने अपनी सुरक्षा वापस लेने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुजफ्फरनगर पुलिस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उनकी समस्त सुरक्षा वापस ले ली गई है। मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद संजीव बालियान ने पत्र में यह भी लिखा कि लोकसभा चुनाव के समय पर उन पर हमला हुआ था। अगर फिर से हमला हुआ तो इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार के अधिकारियों की होगी। बालियान ने कहा कि अगर एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ पुलिस ये व्यवहार करती है तो भाजपा के आम कार्यकर्ताओं के क्या हालात होंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने संजीव बालियान की सुरक्षा वापस ले ली थी। इसके अलावा एक मंदिर पर कब्जे का मुद्दा भी उन्होंने पत्र में उठाया। बालियान ने आगे लिखा, खानूपुर गांव में एक जमीन मंदिर और धर्मशाला के लिए मंसूरपुर डिस्टिलरी के कर्मचारियों के द्वारा खरीदी गई थी। पूर्व की सरकार के अधिकारियों से मिलीभगत कर ये जमीन डिस्टिलरी द्वारा अपने नाम दाखिल खारिज करा लिया गया। जनवरी में मुजफ्फरनगर पुलिस अधिकारियों के साथ साठगांठ कर डिस्टिलरी द्वारा मंदिर और धर्मशाला की जमीन पर कब्जा कर लिया गया था और ग्रामवासियों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। कर्नाटक कांग्रेस और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में क्या चल रहा है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस के इंचार्ज और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक सरकार का बलिदान करने के लिए तैयार है, लेकिन पार्टी का नहीं। रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक कांग्रेस के इंचार्ज और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं। पार्टी कार्यालय पर आयोजित इस बैठक में कार्यकर्ताओं के अलावा कुछ मंत्री भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि पार्टी मां है और सरकार बच्चा। पार्टी को निराश करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।
रणदीप सुरजेवाला की टिप्पणी कर्नाटक में सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री गृह मंत्री जी परमेश्वरा और कॉर्पोरेशन मंत्री केएन राजन्ना से जुड़ी है। दरअसल डिप्टी सीएम और प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने एक बैठक बुलाई थी, जिसका इन मंत्रियों ने के नेतृत्व में बाकी नेताओं ने बहिष्कार किया था। ये बैठक इस लिहाज से अहम मानी जा रही है कि राजनीतिक गलियारों में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की जगह जल्द ही डीके शिवकुमार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके अलावा 8 जनवरी को एक एससी और एसटी समुदाय से आने वाले मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। इसे अधिकृत तौर पर सामान्य भोज बताया गया था। इसमें यह तय हुआ था कि दलित विधायकों से बातचीत की जाएगी ताकि ये पता किया जाए कि उनका क्या दुख है। इस बैठक की चर्चा तब और भी बढ़ गई जब इसमें सिद्धरमैया भी शामिल हो गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाल ही में पीएम मोदी की डिग्री विवाद में अदालत से कहा कि आरटीआई का उद्देश्य जिज्ञासा संतुष्ट करना नहीं है। पीएम मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी का खुलासा करने संबंधी केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली हाईकोर्ट से सोमवार को यह कहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों की जानकारी किसी विश्वविद्यालय द्वारा जिम्मेदारी के साथ रखी जाती है और कानून द्वारा इसे छूट दिए जाने के कारण इसे किसी अजनबी को नहीं बताया जा सकता है। उन्होंने कहा कि धारा 6 ये आदेश देती है कि जानकारी देनी होगी, यही उद्देश्य है, लेकिन आरटीआई अधिनियम किसी की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के उद्देश्य से नहीं है। बता दें, कार्यकर्ता नीरज की आरटीआई याचिका पर केंद्रीय सूचना आयोग ने 21 दिसंबर 2016 को उन सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन की अनुमति दी थी जिन्होंने 1978 में बीए परीक्षा पास की थी। उसी वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये परीक्षा पास की थी। याचिका में 1978 में परीक्षा देने वाले छात्रों का विवरण मांगा गया था। हालांकि 23 जनवरी 2017 को हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर रोक लगा दी थी। बुधवार यानी 15 जनवरी को होने वाली यूजीसी नेट दिसंबर 2024 परीक्षा रोक दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने इस बारे में एक नोटिस जारी कर जानकारी दी। अलग अलग विषयों की ये परीक्षा 3 से 16 जनवरी के बीच हो रही है। एनटीए ने कहा है कि मकर संक्रांति, पोंगल और अन्य त्योहारों की वजह से उन्हें 15 जनवरी की परीक्षा टालने से जुड़ी अर्जियां मिली थी। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समाज ने बच्चों की संख्या बढ़ाने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। भोपाल के ब्राह्मण समाज के परशुराम कल्याण बोर्ड ने कहा कि जिन परिवारों में 7 संतानें पैदा होंगी उन्हें 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया ने ऐलान किया है कि जो ब्राह्मण युवा जोड़े 4 बच्चा पैदा करेंगे उन्हें समाज की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राजौरिया ने कहा कि ब्राह्मण समाज के युवाओं को कम से कम 4 बच्चे तो पैदा करने ही चाहिए, वरना विधर्मी लोग देश पर कब्जा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवा अक्सर कहते हैं कि पढ़ाई महंगी हो गई है, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, आप इस महंगाई में किसी तरह गुजारा करो, लेकिन बच्चे पैदा करने में पीछे मत रहना, नहीं तो विधर्मी इस देश पर कब्जा कर लेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। अमृत स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नागा साधु भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा। ये महाकुंभ 144 सालों बाद आया है और बेहद खास माना जा रहा है। महाकुंभ का पहला शाही स्नान 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन किया जाएगा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने में नई दिलचस्पी दिखाई, जिसके बाद अब ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री न्यूट ईगा ने कहा कि देश रक्षा और खनन संसाधनों के क्षेत्र में अमेरिका के साथ काम करना चाहता है। न्यूट ईगा ने कहा कि उनकी सरकार अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति ट्रंप के साथ काम करने के तरीकों की तलाश कर रही है। न्यूट ईगा ने यह भी बयान ऐसे समय दिया जब ट्रंप ने हाल के दिनों में ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की बात कही है। बता दें, ग्रीनलैंड आर्कटिक में डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी आग पर अभी तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। आग के कारण अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। जिन इलाकों में आग अभी भी फैली है उनमें पैलिसेड्स, ईटन और हस्ट शामिल हैं। बता दें, लगी आग से अब तक कुल 24 लोगों की मौत हुई है, जबकि 23 लोग लापता हैं। आग से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में पैलिसेड्स पहले नंबर पर है। यहाँ पर लगी आग 23 एकड़ से अधिक इलाकों में फैली हुई है और सिर्फ 14% हिस्सों की आग पर ही काबू पाया जा सका है। आग बुझाने के लिए 5000 से अधिक लोग लगे हुए हैं। आग से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में दूसरे नंबर पर शामिल ईटन में 33% हिस्सों पर ही काबू पाया जा सका है। अभी भी 14,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में आग लगी हुई है। आग पर 100% काबू पाने का मतलब ये नहीं है कि उसे पूरी तरीके से बुझा दिया गया है। इसका मतलब है कि आग की लपटों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने विराट कोहली के करियर को लेकर बयान दिया।
पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कपिल देव ने कहा कि विराट कोहली एक बड़े खिलाड़ी हैं। जब उनको लगेगा ये खेलने का सही समय है तो वो खेलेंगे, अगर उनको लगेगा कि ऐसा नहीं है तो वो बंद कर देंगे। बता दें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान विराट कोहली के कमजोर प्रदर्शन की खूब आलोचना हुई। इसके बाद कुछ लोग, विशेषज्ञों ने भी उनके संन्यास को लेकर कयास लगाए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।